ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। 15 मार्च को ईडी के सामने पेश होंगे चैतन्य बघेल, इस तरह की जानकारी मिल रही है। दरअसल ईडी ने आज रायपुर कार्यालय में पेश होने के लिए उन्हें समन किया था। तो शराब घोटाले में कल 12 घंटे तक चली थी छापेमारी और इस छापेमारी में 33 लाख कैश, कई दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। और अभी का बड़ा अपडेट आपको हम बता दें, 15 मार्च तक का वक्त ईडी ने चैतन्य को दिया है। तो भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य, वो आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। विनीत पाठक हमारे सहयोगी जुड़े हैं इसी खबर पर, कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। विनीत, और क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, पहले जब कल ईडी की टीम अपनी पूरी कार्रवाई करने के बाद चैतन्य बघेल के घर से निकली थी, उसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया था और ये कहा गया था कि मंगलवार को सुबह उन्हें रायपुर स्थित जो ईडी कार्यालय है वहां पर पेश होना है। इसके अलावा अन्य जो लोगों के यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई थी, उन तमाम लोगों को पेश होने के लिए जो नोटिस है वो जारी किया गया था। लेकिन इसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि चूंकि चैतन्य बघेल ने एक आवेदन लगाया था कि उन्हें कुछ समय दिया जाए, कुछ राहत दी जाए, तो इसके बाद एक नया नोटिस जो है वो जारी किया गया है, जिसमें ईडी ने कहा है कि 15 तारीख तक, 15 मार्च तक जो चैतन्य बघेल हैं और इसके साथ तमाम जो दूसरे जो आरोपी हैं, तमाम लोग 15 तारीख तक ईडी कार्यालय में पेश होंगे पूछताछ के लिए। तो अब 2-3 दिन का समय उन्हें दिया गया है। होली के अगले दिन चैतन्य बघेल पेश हो सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। ठीक है विनीत, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। ईडी के छापे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आ गया। केस बड़ा दिखाने के लिए नोट गिनने की मशीन लाए, ये कह रहे हैं बघेल। ईडी को सिर्फ 33 लाख रुपए मिले थे, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मुझे कोई समन जारी नहीं किया गया है, ये भी कहना भूपेश बघेल का। तो जो प्रक्रिया है हम उसका पालन करेंगे। 4 साल हो गए, अब तक जांच नहीं हो पाई है, ये कह रहे हैं भूपेश बघेल। सिर्फ 33 लाख मिलने की बात, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर नोट गिनने वाली मशीन लाई गई, ये तमाम बातें भूपेश बघेल की तरफ से कही गई हैं। देखिए, एक तरफ क्या है कि बिना ECIR नंबर के यहाँ आए थे, दूसरा मशीन ला के वो लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे, जबकि मिला 33 लाख रुपया जी, है ना। तो बहुत बड़ी राशि नहीं थी। तो कुल मिला के ये है कि बदनाम करना है। अब जब न्यायालय में खड़ा होगा तो यही होगा जैसे CD कांड का हुआ, डिस्चार्ज कर दिया, बदनाम करो, इनके पास और कुछ है ही नहीं। भूपेश बघेल का कहना कि उन्हें बदनाम करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अब अगली खबर, उत्तर प्रदेश के बजट में हाल ही में बलिया को मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिला, जिसके लिए बांसडीह विधायक केतकी सिंह ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया। लेकिन उसके तुरंत बाद सीएम योगी से उन्होंने एक मांग भी कर दी और फिर एक विवादित बयान दे दिया। यूपी में बीजेपी विधायक का ये जो विवादित बयान है वो आपको हम बता दें। केतकी सिंह ने मांग की है सीएम योगी से, अस्पताल में मुस्लिमों के लिए अलग विंग बनाए जाएं, नए विंग में मानसिक शारीरिक इलाज हो, मुस्लिमों को होली दिवाली से भी दिक्कत है और अस्पताल में उनके लिए अलग विंग बनाया जाए, ये मांग वो कर रही हैं। बांसडीह से विधायक केतकी सिंह बीजेपी की एमएलए हैं और उन्होंने ये विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल में मुस्लिमों के लिए अलग विंग की वो वकालत कर रही हैं। एक साल में एक त्योहार हम मनाने जा रहे हैं और अगर गलती से कहीं कोई बात हो जाती है, कोई छीटा पड़ जाता है, तो ये छाती पीटने वाले, ये रोना धोना गैंग जो है, ये तो सड़क पर उतर जाएंगे। तो फिर उसी आधार पर मेरी ये सोच है कि जहां कहीं भी इनको अगर इतना ही डर है, इनको अगर इतनी घबराहट है हमारे लोगों से, तो क्यों ना जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बलिया में बन रहा है उनके लिए अलग से विंग ही बना दी जाए, जिसमें वो आएंगे, अपना इलाज करा के और निकल भी जाएंगे। और दूसरा कि जो और अन्य कम्युनिटी वहाँ पे आएगी, एक तो आपने कहा
बाद वीडियो भी देखे होंगे, एकाध क्या पूरा इंटरनेट भरा रहता है ऐसे वीडियो से कि फलों पे थूकना, सब्जियों पे थूकना, शरबत में अपने पेशाब मिलाना और इस तरह की हरकतें जब आप देखते हैं तो मन में घबराहट भी होती है। तो भाई हम तो अपनी सुरक्षा रक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज बनवाने जा रहे हैं, हम अपने आप को चारा बनाने के लिए तो जा नहीं रहे। तो मेरा ये मानना है कि भाई मैं तो महाराज जी से मांग करती हूँ कि एक अलग से विंग बनाई जाए जिसमें इनका इलाज बेहतर तरीके से हो सके, इनका मानसिक भी इलाज हो सके और इनका शारीरिक भी इलाज हो सके। बीजेपी विधायक केतकी सिंह को आप सुन रहे थे। उनके विवादित बयान के बाद अब विपक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी ने केतकी सिंह की निंदा की, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को भारतीय संस्कृति का विरोधी बता दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केतकी सिंह जी विधायिका हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान उन्होंने दिया है। जब माननीय अखिलेश यादव जी इस देश में कैंसर हॉस्पिटल बनाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई देख के नहीं बनाते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड देख के नहीं बनाते हैं, सबके लिए बनाते हैं। माननीय अखिलेश जी, हम लोग तो सबके लिए इस काम को करते हैं। लेकिन केतकी सिंह साहिबा महिलाओं के बारे में हमेशा हम ये सोचते हैं कि वो पुरुषों से ज़्यादा न्यायपूर्ण होती हैं, वो दिल की बात करती हैं, वो समाज को जोड़ने की बात करती हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ दिया हुआ है। अफसोसनाक है, इस बयान को उनको वापस लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस भारतीय संस्कृति की विरोधी है। उसको लगता है कि अगर अलग अलग समाजों के लोग एक दूसरे के त्योहारों में जाएंगे तो उससे उनको नुकसान होगा। इसीलिए वो त्योहारों को, अगर जुम्मा के दिन हिंदू त्यौहार पड़ जाए तो उसको वो विवाद का अवसर समझते हैं और उसमें बढ़ चढ़ करके सांप्रदायिक भाषा बोलते हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बेसिकली ये आपस का कंपटीशन है कि कौन कितना ज़्यादा समाज विरोधी अपने को साबित कर ले। उस हिसाब से जो उनके हेडमास्टर जी हैं, मुखिया जी, वो नंबर देंगे। तो अभी 1-2 दिन में और भी इस तरह के बहुत सारे प्रतियोगी छात्र इसमें शामिल होंगे जो बताएंगे कि वो पिछले वाले से ज़्यादा सांप्रदायिक है, ज़्यादा समाज विरोधी है। तो इस तरह की चीज़ें चलेंगी, लेकिन समाज अलग तरीके से सोचता है। तो आप देख रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोगों को भी आपने सुना, विपक्ष की तरफ से क्या बातें कही गई। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने जो बात कही है उसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुस्लिमों को होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा पर्व पर समस्या, उन्हें आने वाले समय में इलाज में भी समस्या हो सकती है। तो ये तर्क देते हुए वो कह रही हैं केतकी सिंह कि समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूं कि हॉस्पिटल में मुस्लिमों के लिए एक अलग विंग बना दिया जाए, मेडिकल कॉलेज में एक अलग बिल्डिंग या अलग विंग बनाई जाए, जिससे समस्या होने पर वो लोग अपना इलाज अलग से करा सकें। यह कहना है केतकी सिंह का। तो जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, जिस लाइन पर उन्होंने अपनी बात कही है, उसको लेकर विपक्ष उन पर हमलावर है। कांग्रेस के नेता को भी आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आ गई है। तो बयान केतकी सिंह का, जिसे विवादित बयान के तौर पर देखा जा रहा है, उन्होंने जो वकालत की कि मंदिर, एक अस्पताल के अंदर अलग विंग बना दिया जाए मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के लिए अलग विंग बनाने की वो बात कह रही हैं और उसके पीछे बाकायदा वो तर्क देती हैं कि उन्हें हिंदुओं के पर्व त्योहार से दिक्कत है, तो क्यों ना उनके लिए अस्पताल में भी अलग व्यवस्था कर दी जाए। और अब खबर झारखंड से आ रही है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और एसटीएफ ने झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू को एनकाउंटर में मार गिराया है। आपको बता दें, यह घटना पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र की है। यहां पर अमन साहू को छत्तीसगढ़ के रायपुर जेल लाने के दौरान मुठभेड़ हुई है। आरोप दरअसल यह लग रहा है कि अमन साहू पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। अमन साहू ने एसटीएफ जवान से राइफल छीनकर वहां से भागने का प्रयास किया और इसी दौरान अमन साहू ने पुलिस कर्मियों पर गोली भी चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अमन साहू मारा गया। तो एनकाउंटर में अमन साहू ढेर हो गया है। अब तक मिली सूचना के आधार पर यह बताया जा रहा है कि दरअसल ये पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश में था और इसी दौरान उसने वहां पर एक राइफल भी छीनकर गोली चलाने की कोशिश की थी। पुलिस ने जिस अमन साहू को मार गिराया, आपको बता दें, वो कोई मामूली अपराधी नहीं है। झारखंड के कई थानों में उसकी क्राइम की फाइल खुली हुई है, जिसमें एक से एक संगीन अपराध के मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। 100 से अधिक मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। अमन साहू 17 साल की उम्र से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और उस पर हत्या से लेकर रंगदारी, फिरौती के मामले दर्ज हैं। अमन साहू पर अलग अलग थानों में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अमन साहू को पहली बार 2019 में गिरफ्तार किया गया था और दूसरी बार 2022 में भी वो पुलिस के हत्थे चढ़ा था।
हाल के मामलों की अगर बात कर ली जाए तो अमन साहू पर रांची में कोयला कारोबारी पर फायरिंग करने और हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या का आरोप है। और हमारे संवाददाता चंदन सिन्हा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, ये जाहिर तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, कुछ और जानकारी आपको मिल पा रही है इस बारे में? कुछ और पता चला हो तो बताएं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो ये आज की जो वारदात हुई है वो पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी बताई जा रही है, क्योंकि अमन साहू जो है आतंक का दूसरा नाम लिया जा रहा था झारखंड में। एनटीपीसी के जो एजीएम थे और प्लस झारखंड में कोयला व्यापारियों के ऊपर अमन साहू गैंग ने लगातार फायरिंग की है। जो बीच में जितनी घटनाएं घटी हैं उसमें कईयों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि पुलिस अमन साहू पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर जो घटनाएं थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी और आज जाकर पुलिस को सफलता मिली है। हालांकि पुलिस इसे बता रही है कि वो पुलिस पर हमला करके भागने की कोशिश कर रहा था, जिस क्रम में पुलिस ने उसे इनकाउंटर किया है और उनकी बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। फिलहाल पुलिस के बड़े अधिकारी हजारीबाग में मीटिंग कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि आखिर वारदात क्या थी, कैसे घटना को अंजाम दिया गया था। बड़े अधिकारी पलामू पहुंच चुके हैं। घटना जो जी धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए चंदन आपका। दरअसल अमन साहू के एनकाउंटर के बाद अब झारखंड की राजनीति में भी कई बातें देखने को मिल रही हैं। विपक्ष का कहना यह है कि जिस योगी मॉडल पर हेमंता सरकार कल तक सवाल खड़े कर रही थी, आज उसी तरह से अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है। तो सत्ता पक्ष का दावा यह कि पुलिस ने अपने बचाव में कार्रवाई की, इसमें कोई यूपी मॉडल नहीं है। अपराधियों का यही हास्य होता है, अगर अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाती है और पुलिस उसको इनकाउंटर में मारते हैं तो कोई गलत नहीं होता है। कोई पुलिस हाथ पर हाथ धारे तो नहीं रही। कल डीजीपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है। एक तो इनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। प्रशासन को देखना चाहिए। यदि किसी अपराधी का मनोबल इतना बढ़ जाए कि वो राज्य के प्रशासन और राज्य की पुलिस को चुनौती बनता है, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। और यह निश्चित रूप से एक संदेश है राज्य के उन तमाम वैसे लोगों को, उन वैसे आपराधिक चरित्र के लोगों को, कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोई भी कोशिश राज्य सरकार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने कहा था कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चलेगा, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। शशांक मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। शशांक, ये जिस तरीके से जानकारी मिल रही है अमन साहू को लेकर, ये तो बड़ा कुख्यात था, इसके खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, बिल्कुल उम्र मात्र इसकी 30 साल की थी। झारखंड का सबसे कुख्यात गैंगस्टर ये बन गया था। लंबे समय तक दुमका जेल झारखंड में बंद था, उसके बाद रायपुर इसको ले जाया गया था, फिर वहाँ की ये जेल में बंद था। एक मामले में रांची की पुलिस इसको रायपुर से रांची पूछताछ के लिए ला रही थी, रिमांड पर पूछताछ करने के लिए ला रही थी। तभी बताया जा रहा है कि पलामू में पुलिस की गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद ये पुलिस का हथियार लेके भागने लगा। पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश की तो इसने पुलिस पर फायरिंग जो है वो शुरू कर दी। तो जवाबी हमले में पुलिस ने इसको एनकाउंटर में मार गिराया। इस तरह का तर्क जो है वो पुलिस के तरफ से दिया जा रहा है। आपको बता दें 2013 में ही, जब ये 13 या 14 साल का था, तभी इसने अपना गैंग बना लिया था और सोशल मीडिया के माध्यम से युवा लड़कों से संपर्क करता था। इसके गिरोह के लोग जो है संपर्क करते थे और आप देखिएगा कि सोशल मीडिया पर अमन साहू के कई अत्याधुनिक हथियार के साथ फोटो भी हैं। तो बहुत ही ये कुख्यात गैंगस्टर था और रंगदारी, हत्या समेत 100 से ज़्यादा मामले इस पर दर्ज थे। और मैं आपको बता दूं, धनबाद के कई बड़े कोयला कारोबारी इसके डर से धनबाद से बाहर चले गए, वहाँ से भाग गए, क्योंकि सबसे ये रंगदारी मांगता था और नहीं देने पर फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिलवाता था। तो आप सोचिए, पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द बना हुआ था। जी अखिलेश। शशांक, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के दौरे पर हैं। कुछ ही देर पहले उन्हें एक पेड़ मां के नाम लगाया उन्होंने। ये देखिए तस्वीरें जो हम आपको वो भी दिखाएंगे। कल प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होने वाले हैं। 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भव्य स्वागत वहां पर हुआ है उनका। उनके स्वागत के लिए खुद मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम पहुंचे हुए थे, उनके साथ पूरी कैबिनेट थी। प्रधानमंत्री मोदी का जो ये दौरा है, 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह है। दूसरी बार राष्ट्रीय दिवस पर वो चीफ गेस्ट होने जा रहे हैं।
2015 में भी बतौर मुख्य अतिथि उन्हें आमंत्रित किया गया था। भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री वहां पर मिले हैं। एक वृक्षारोपण उन्होंने कैसे किया वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय दिवस समारोह में इंडियन नेवी का शिप भी शामिल हो रहा है। इंडियन नेवी के मार्चिंग दस्ते और हेलीकॉप्टर समारोह का हिस्सा होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कई मायनों में बहुत खास है। मॉरिशस हमारा पुराना दोस्त, पुराना साथी, और ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और दूसरी बार चीफ गेस्ट के तौर पर इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। बहुत ही आत्मीयता के साथ उनका स्वागत वहां पर किया गया। कई अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। भारतीय मूल के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा वहां पर उत्साहित प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से। और जब वो पहुंचे थे प्रधानमंत्री, उस दौरान भी आपने देखा था कैसे बिल्कुल भारतीय अंदाज में उनका स्वागत किया गया था गीत के माध्यम से। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें, दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे थे शिवसागर राम गुलाम गार्डन है, जहां पहुंचे थे प्रधानमंत्री और फिर उन्होंने वहां पर एक पेड़ भी लगाया था। ये पौधा जब उन्होंने लगाया उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर SSR बॉटनिकल गार्डन में, जो वहां पर एक बॉटनिकल गार्डन है, उसमें बेल का पौधा लगाया। एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत यह वृक्षारोपण किया गया। बहुत ही आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत हुआ है। और किन मायनों में प्रधानमंत्री का यह दौरा खास है, वहां पर क्या क्या और कार्यक्रम होने वाले हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। विशाल आपको विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। विशाल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ही मॉरिशस पहुंचे हैं, जहां पर उनका बहुत बहुत स्वागत किया गया। और अभी प्रधानमंत्री मॉरिशस के साथ में उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक वृक्षारोपण वहां पर किया है। और एक तरह से मैसेज यहाँ पर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मॉरिशस में, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम है और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू होने वाली है, जिसमें कई मुद्दों पर दोनों नेता बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस पहुंचे हैं और कल वहां के जो नेशनल डे का परेड होगा उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। तो कहा जा सकता है भारत और मॉरिशस के जो संबंध रहे काफी मजबूत रहे हैं और इस दौरे से और उन्हें मजबूती मिलेगी। लेकिन हमने देखा कैसे मॉरिशस के प्रधानमंत्री, डिप्टी प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, चीफ जस्टिस, ये सभी लगभग 200 की संख्या में जो उनके पक्ष और विपक्ष के नेता रहे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने आज एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। तो मॉरिशस के साथ संबंध भारत के बहुत ही अच्छे रहे हैं। बिल्कुल, और उसको तो मॉरिशस को विशाल मिनी इंडिया भी कहा जाता है। और इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत ही खास हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा प्रधानमंत्री के इस दौरे पर। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलने के लिए लाएंगे प्रस्ताव। एनडीएमसी की अगली बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा, इस तरह की बात कही गई है। एनडीएमसी की अगली बैठक में लाएंगे नाम बदलने का प्रस्ताव, यह कहा है प्रवेश वर्मा ने। तो तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलने की तैयारी, और इसी पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी बलराम पांडे। बलराम, दोबारा कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से बात करें तो एनडीएमसी की जो अगली बैठक होगी उसमें यह प्रस्ताव रखा जाएगा। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने यह बड़ा बयान दिया है। तालकटोरा जो स्टेडियम है उसका नाम बदला जाएगा, उससे संबंधित प्रस्ताव लाने की बात कही गई है। प्रवेश वर्मा ने खुद इसका जिक्र किया कि एनडीएमसी की जो अगली बैठक होगी उसमें यह प्रस्ताव रखा जाएगा। दिल्ली सरकार के मंत्री हैं प्रवेश वर्मा। तो तालकटोरा स्टेडियम, इसका नाम बदलने की तैयारी है और इसी से संबंधित एक प्रस्ताव एनडीएमसी की बैठक में लाने की बात कही गई है। बलराम हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। बलराम, और क्या पता चल पा रहा है इस बाबत? आपको बता दें कि आज दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने एनडीएमसी में मेंबर के तौर पर शपथ ली है और उन्होंने कहा कि आज हमने शपथ लेकर के पहली मीटिंग अटेंड की है और अगली बैठक में हम तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदल। जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है बलराम। तो अगली बैठक जो एनडीएमसी की होगी उसमें नाम बदलने का प्रस्ताव रखा जाएगा और बहुत हद तक मुमकिन है कि नाम बदलने का जो प्रस्ताव है वो पास भी हो जाए। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने यह बड़ा बयान दिया। तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा।
और अब अगली खबर, अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन अभी से बिहार का सियासी पारा हाई है। इन सबके बीच बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे के बाद सियासी संग्राम की स्थिति है। बाबा बागेश्वर बिहार दौरे पर थे। बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को लेकर लगातार सियासत जारी है और खास तौर पर बीजेपी और आरजेडी एक दूसरे पर हमलावर हैं। और अब एक विवाद का नया चैप्टर शुरू हो गया है बाबा बागेश्वर के ऐलान को लेकर। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए यूपी और बिहार में पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना होगा। और इसी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। तो बाबा बागेश्वर के ऐलान के बाद सियासी बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, पदयात्रा का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सनातन को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठेगा बीजेपी उसका समर्थन करेगी। वहीं आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बिहार में दंगा करवाने की कोशिश में है। 1947 में हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश विभाजित हुआ, तो मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान मिला, तो बचा हुआ राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र है, बचा हुआ देश जो है हिंदू है, बचा हुआ राज्य हिंदू है। भारतीय जनता पार्टी सनातन जिससे मजबूत हो उसका समर्थन करेगी। मतलब क्या बिहार हिंदू राज्य है नहीं, बिल्कुल देशी हिंदू देश है, तब देश से बाहर है बिहार। सबसे पहले बाबा बागेश्वर हिंदू है, वह सबूत देगा कि हम हिंदू है, किस आधार पर वह हिंदू है। और जहाँ तक हिंदू का बात है, कोई लोग अगर हिंदू रहेगा तो वह अपने मुंह से बार बार काहे साबित करेगा कि हम हिंदू हैं। कोई उससे कोई फर्क और कोई लाभ होने वाला नहीं है। बीजेपी सब दिन ध्रुवीकरण के राजनीति किया, सब दिन दंगा फसाद के राजनीति किया। आगे बिहार का चुनाव है और बीजेपी चाहती है कि हम दंगा फसाद कर। तो चुनाव से पहले बीजेपी दंगे करवाना चाहती है, ये आरजेडी कह रही है। बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे के दौरान बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी उनके साथ मौजूद थे। बिहार में हिंदुत्व और बाबा बागेश्वर को लेकर चल रही राजनीति पर मनोज तिवारी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह साफ हो चुका है कि ये लोग सनातन के खिलाफ हैं। जो लोग दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो हिंदुओं को एक होते होता नहीं देखना चाहते हैं, उनका गौरव नहीं देखना चाहते हैं, सनातन को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। भाई सनातन समृद्ध हो, इससे राजनीति का क्या संबंध है? तो ये तो बिहार के सामने प्रत्यक्ष आ गया। मेरा तो नहीं मानना कि वो कहीं भी कोई नई बात, वो हमेशा अपनी हनुमान जी की कथा, सभी देश के सनातनी एक हो, हिंदू एक हो, वो इसकी बात करते हैं। तो आपने सुना मनोज तिवारी को। वहां पर दरअसल बाबा बागेश्वर का जब से कार्यक्रम हुआ तब से आप देख रहे हैं कि इस तरीके के बयान दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। तो बिहार में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव है और उसी चुनाव के मद्देनजर ये सरगर्मी नजर आ रही है। आरजेडी बार बार यही कह रही है कि दरअसल बीजेपी के लिए प्रचार का काम कर रहे हैं बाबा बागेश्वर, और बीजेपी आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाती है कि सनातन विरोधी ये पार्टियां हैं, इसीलिए साधु संतों का ये लोग विरोध करते हैं। तो चुनाव से पहले अब हिंदू राज्य की बात भी कर दी गई है। बीजेपी के एक विधायक हरिभूषण, जो कि अक्सर इस तरीके के बयान देते हैं, उसी लाइन पर उन्होंने ये बात कही है कि बिहार तो हिंदू राज्य है। और अब अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां मत्स्य पालन मंत्री और बीजेपी के नेता नितेश राणे ने हाल ही में राज्य में मल्हार सर्टिफिकेशन नाम से एक पोर्टल का ऐलान किया, जिसके तहत झटका नॉनवेज प्रोडक्ट बेचने वालों को पंजीकृत किया जाएगा। इन दुकानों को खास तौर पर हिंदू समुदाय के व्यापारियों द्वारा चलाया जाएगा। साथ ही नितेश राणे ने हिंदू समुदाय से मल्हार सर्टिफाइड प्रोडक्ट खरीदने की अपील की है, ताकि मांस में मिलावट से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू युवाओं को इससे आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा। जबकि इस ऐलान के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। आलोचकों का कहना यह कि इससे समाज में धार्मिक विभाजन बढ़ेगा। नितेश राणे ने कहा कि झटका मटन खरीदना चाहिए हिंदुओं को, और सर्टिफिकेशन की भी बात करें। ये हिंदू लोग ही ऐसे लोगों को झटका देने वाले हैं। ये हिंदू लोग जो हमारे हैं ना, जो आप बहुत संयम से बात सुन रहे हैं, यही लोग ये लोगों को झटका देंगे। ये पगला गए हैं। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके बाप दादे नहीं थे किसी के।
संजय राउत को आपने सुना, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो हिंदू है वो इनको झटका देने वाला है। जिस तरीके से ये लोग बयान दे रहे हैं, जिस तरह की हरकतें हैं। उधर आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का एक बयान सामने आया है। देश का नाम भारत है तो भारत ही लिखना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत लिखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ भारत कहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत लिखा जाना चाहिए। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने यह बयान दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। सरकार के एक G20 के निमंत्रण में अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए। इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया है क्या, और एक क्या? देश का नाम भारत है तो भारत ही कहिए, ये कह रहे हैं दत्तात्रेय होसबाले। उन्होंने जो बयान दिया उस पर अब सियासी संग्राम भी शुरू हो गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप यह कि बीजेपी और आरएसएस को संविधान पर विश्वास नहीं, इसीलिए संविधान बदलने की कोशिश हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि संविधान में जो लिखा हुआ है वही रहना चाहिए। यह जो हमारा आशंका है कांग्रेस पार्टी की, ये संविधान में विश्वास नहीं करते। पढ़ें संविधान, उसमें लिखा है इंडिया दैट इज ए भारत, भारत दैट इज ए इंडिया। तो उसमें संविधान में इनको विश्वास नहीं। अगर संविधान में विश्वास नहीं है तो हमारी आशंका सही है। भारतीय जनता पार्टी या उसके संगठन भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, हम उन्हें बदलने नहीं देंगे। जो संविधान में व्यवस्था है वो व्यवस्था रहनी चाहिए। हम लोग तो बराबर शंका भी करते हैं और संघर्ष भी करते हैं और संकल्प भी करते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है और संविधान में प्रदत्त जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, अधिकार हैं, उसको किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। इस मामले में शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप यह लगाया कि यह काम ध्यान बांटने के लिए किया गया। उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, संघ के एक बड़े अधिकारी ने ये बहस फिर से छेड़ी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिंदी में भारत का रिजर्व बैंक, एक तरीके से वो कह रहे हैं कि नाम भारत है तो भारत में ही होना चाहिए, अंग्रेजी में भी चाहे क्यों ना नाम है। भारत भी हमारा नाम है, हिंदुस्तान भी हमारा नाम है, इंडिया भी हमारा नाम है। देश प्रेम सबसे ऊपर होना चाहिए, जो शायद उनकी जो आरएसएस का जो संगठन है वो बार बार भूल जाता है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे अब का इतिहास हो। देश में चर्चा होनी चाहिए बेरोजगारी की, देश में चर्चा होनी चाहिए बढ़ती महंगाई की, महिलाओं की सेफ्टी की। और मैं मानती हूँ कि इस पर चर्चा ज़्यादा व्यापक रहेगी रादर देन जो समाज सेवा के लिए बना हुआ संगठन है आग में घी डालने का काम कर रहा है। आपको लगता है गैर जरूरी है ये बहस की नाम अंग्रेजी में हो हिंदी में? देश प्रेम ऊपर होना चाहिए। आप उसको इंडिया बोलें, आप भारत बोलें, आप हिंदुस्तान बोलें, इस बात ये ध्यान भटकाने के काम है कि देश आपसे पूछ रहा है हमारे लिए रोजगार कहाँ है, वो जवाब दे रहे हैं भारत बोलो इंडिया मत बोलो। यानी किस तरीके की बहस चल रही है देश में। तो आरएसएस के एक कार्यक्रम में ये बात कही गई थी आरएसएस सरकार्यवाह की तरफ से, और उसी को लेकर ये अब विवाद खड़ा हो रहा है। तो प्रेरणा मीडिया संस्थान की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे सरकार्यवाह आरएसएस के दत्तात्रेय होसबाले। उन्होंने वहां पर यह बयान दिया था। अभी एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां कांग्रेस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। कन्हैया कुमार की यात्रा से बिहार कांग्रेस नेतृत्व नाखुश है। सूत्रों के हवाले से ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व से यात्रा को लेकर नहीं ली गई राय, ये बात कही जा रही है। नौकरी और पलायन के मुद्दे पर यात्रा निकालने का किया गया था ऐलान।
जैनेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। जैनेंद्र, कहां तो इस तरीके के पोस्टर बिहार में लगने शुरू हो गए थे जिसमें सीएम की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा था कन्हैया कुमार को, और अब ये खबर आ रही है, क्या जानकारी और मिल पा रही है आपको? देखिए, ये तमाम चीजों का जो है असर है। जो यात्रा की योजना बनाई गई है 16 मार्च से निकलनी है पश्चिम चंपारण से पटना तक की, उसमें प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व जो है, खासतौर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, उनसे राय मशवरा नहीं ली गई। और चूंकि रमजान के महीने में यात्रा शुरू हो रही है, गर्मी का मौसम भी है, ऐसे में यात्रा की टाइमिंग को लेकर के जो है वो ऐतराज है प्रदेश नेतृत्व को, और इस बात से नाराजगी भी है कि इसको लेकर के वो राय नहीं ली गई, रायशुमारी नहीं की गई। और हमारे उच्च सूत्रों ने ये बताया है कि इस बीच 12 मार्च को अखिलेश दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व के साथ बिहार कांग्रेस नेताओं की बैठक होने वाली थी, वो भी फिलहाल टल गई है। तो ये जो यात्रा 16 मार्च से बिहार में शुरू होने जा रही है एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की, जो एक किस्म से परोक्ष रूप से कन्हैया कुमार की यात्रा है बिहार में, उसको लेकर के मतभेद उभर कर सामने आ गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के साल में ही कांग्रेस में मतभेद जो है सामने नजर आ रहे हैं, और प्रदेश नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर जो एक कन्हैया कुमार की यात्रा जो शुरू हो रही है बिहार में नए प्रभारी की अगुवाई में, उससे नाखुश है। देखना यही है कि कहीं ये जो हम कह सकते मतभेद है वो चुनावी साल में कांग्रेस को भारी ना पड़ जाए। और बड़ी बात एक ये भी है कि 12 मार्च को जो बैठक दिल्ली में होने वाली थी वो भी फिलहाल टल गई है। ठीक है जैनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सवाल यही कि क्या ये गुटबाजी की शुरुआत वहां पर अभी से हो चुकी है कांग्रेस के अंदर? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।